क्लासेस नरसिंहपुर में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने श्वसन के अगले पार्ट को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले पार्ट में हमने श्वसन के प्रकार, विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले श्वसन अंग के बारे में चर्चा किया। आज हमारा जो मेन टॉपिक है मानव का श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्वसन, वास्तव में श्वसन क्या है, पुनः एक बार उसकी चर्चा करते हैं कि श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसके माध्यम से हम वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है उसको हम वातावरण में निस्तारित करते हैं, अर्थात वातावरण में उसको बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया में जिन अंगों के द्वारा यह ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उन अंगों को श्वसन अंग, रिस्पायरेटरी ऑर्गेन्स, एंड इस पूरे सिस्टम को श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। आज आपके सामने उसी को दर्शाया गया है जो कि चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कौन कौन से अंग इसमें हिस्सा लेते हैं उनको चित्रित किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है नासिका एवं नासा मार्ग, नोज एंड नोजल पैसेज, यहाँ पर इंगित किया गया है, जिसके बारे में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि आपका नासा मार्ग है जो बाहर दो नासा रंध्रों के द्वारा खुला होता है। उसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पार्ट इसका जो ग्रसनी दिखाया गया है जिसको हम फायरिंग्स कहते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा पार्ट जिसको वायु नाल या विंड पाइप कहते हैं, इसके दो पार्ट दिखाए गए हैं, स्वर यंत्र जिसको लैरिंग्स और दूसरे वाले को श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। यह आपका ये पूरा हिस्सा, ये श्वास नली, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है जो कंठ द्वार से लेके दिखाया गया है, यह पूरा इस विंड पाइप का हिस्सा है। उसके बाद लास्ट में हम देख रहे हैं कि यह जो श्वास नली अंत में जो दो श्वसनी के माध्यम से दो शाखाओं में बंट जाती है और ये जो थैली की तरह से रचना, गुब्बारे की तरह से रचना दिखाया गया है जिसको हम फेफड़े कहते हैं, इसमें जा कर के यह बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं में 2, 4, 6, 8 ऐसे करते लास्ट में वो बढ़ती जा रही है जो श्वसनी है, फिर श्वसनिका में, और लास्ट में कूपिका जो अंगूर के गुच्छे की तरह से अंतिम पोर्शन पे दिखाया गया है, कूपिका पर जा कर के वो समाप्त होती है। उसके बाद यह दिखाया गया है कि यह दोनों फेफड़े, ये बीच में एक छोटा सा इंगित किया गया है हृदय का हिस्सा है, यह दोनों फेफड़े उस हृदय को घेरे हुए होते हैं और इनका जो आधार होता है फेफड़ों का, यह आधार एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है जिसको हम डायफ्राम या तंतु पट कहते हैं। यह इसका बेस होता है, इस पॉइंट पे दोनों आधारित होते हैं, जिसमें आपका इधर ये बायां फेफड़ा है और इधर दायां फेफड़ा है। तो ये तो पूरा इसके आर्गेन हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या रोल होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नासिका एवं नासा मार्ग। नासिका जो कि हमारे सामने है, जैसे भी होता है कि जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें दो तरफ से छिद्र हैं जिनको हम नासावेश या नासा छिद्र कह सकते हैं। और जब भी हमें वातावरण से, वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचना होता है तो हम इन दोनों छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन को खींचते हैं। और जब इसकी बात करते हैं तो ये जो दोनों छिद्र होते हैं, बीच में एक नासा पट्ट होता है। इन नासा पट्टों के द्वारा वो दोनों छिद्र नासावेश में अलग अलग भागों में बंटे होते हैं और वो अपनी तरफ के जो हिस्से होते हैं, जो नासा मार्ग दिखाया गया है, नासा मार्ग मतलब वह रास्ता जिसके माध्यम से ऑक्सीजन आगे बढ़ती है, उन नासा मार्गों में जाकर के वो खुलते हैं। और यहाँ पर ये आपको बताना है कि यह जो नासिका है, जिन नासा मार्ग के अंदर ये खुलती है, इसमें छोटे छोटे असंख्य की संख्या में बाल होते हैं। इन बालों का रोल क्या होता है, यानी ईश्वर ने हमें जो बाल दिया है, इन नाकों के अंदर प्रकृति ने व्यवस्था किया है, व्हाट इज द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। जैसे ही हम ऑक्सीजन अगर बाहर से खींचते हैं तो उस ऑक्सीजन के माध्यम से इन दोनों छिद्रों में असंख्य संख्या में, जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता, छोटे छोटे जो धूल होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनके अंदर प्रवेश करते हैं। ये बाल क्या करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, वो उसको अंदर नहीं जाने जाते हैं। वायु हमारे अंदर फिल्टर होकर के छन करके वो ऑक्सीजन जाती है। उसके अलावा ये जो नासिका है, इसके अंदर इसकी जो दीवार होती है, जो श्लेष्मक कला होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके अंदर
म्यूकस का श्रावण होता है, श्लेष्म का श्रावण होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, जो हमारे नाक से बाहर भी निकलता है। तो उसका दो रोल होता है कि जैसे ये जो धूल के कण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं नाकों के अंदर, यह धूल के कण यह उस श्लेष्म के माध्यम से उसमें मिल जाते हैं। तो यह दो काम करती है, एक तो ऐसे कणों को, ऐसे जीवाणुओं को नाक से बाहर करने का काम करती है उन श्लेष्म के माध्यम से, और जो हमारी वायु होती है जो क्षण करके जो आगे बढ़ती है तो उसको आगे बढ़ाने में भी वो मदद करती है। और इसका फंक्शन ये भी होता है कि बाहर का वायुमंडल अधिक होता है और हमारे शरीर का जो तापमान होता है तो उस तापमान के बराबर करने के लिए उस श्लेष्म का बहुत बड़ा रोल होता है, उस वायु को नम करके अंदर भेजती है। तो ये इसका फंक्शन रहा इस नासिका का। अब हम आगे चर्चा करते हैं नासा मार्ग जो अंदर है उसके माध्यम से जो वायु आगे बढ़ती है। यह देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि ये जो नासा मार्ग है, यह नासा मार्ग आकर के यहाँ पे ग्रसनी दिखाया गया है जिसको हम फायरिंग्स कहते हैं, वो यहाँ पर आकर के मिलता है। इससे पहले आपको पढ़ाया गया है पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ पर बताया गया है कि ग्रसनी हमारे यह जो नाक है, जो नासा मार्ग है वह और मुख गुहा, इस दोनों का जो हिस्सा होता है वह जाकर के दोनों इस ग्रसनी में खुलता है। अगर हम भोजन करते हैं तो जो भोजन ग्रहण करते हैं जो अंदर जाता है, और वैसे ही जो हम वायु सांस लेते हैं दोनों यहाँ पर जाते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम खाना खाते हैं तो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन कर रहे हैं तो भी। तो आखिर ऐसी प्रकृति ने क्या व्यवस्था किया है कि दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। यहाँ आपको बताया गया है कि ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं। एक नासाग्रसनी जो इसका अग्रभाग होता है, उसके निचले भाग को मुख ग्रसनी और पिछले हिस्से को हम कंठ ग्रसनी कहते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर ये ग्रसनी का जो हिस्सा है बताया गया है कि ग्रसनी से ठीक पहले, यानी निगल द्वार से पहले कह सकते हैं, निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है जिसको हम कंठ द्वार कहते हैं। और ये क्या करता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस वक्त उस कंठ में, कंठ जो द्वार होता है उसमें ग्लॉटिस जिसको घाटी कहते हैं, और उसके ऊपर एक उपास्थि का बना ढक्कन होता है जिसको हम घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसका फंक्शन यह होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय उस घाटी ढापन के माध्यम से वो बंद हो जाता है, और ऑक्सीजन जो ली जाती है तो उसकी मदद से वो क्या करता है, उसको श्वास नाल में पहुंचाने का काम करता है। यानी ग्रसनी के माध्यम से वह उसको श्वास नाल में पहुंचाने का काम करता है, जो आसानी से दोनों काम होता है। एक तरफ से हम सांस ले रहे हैं तो श्वसन क्रिया हो रही है, और दूसरी तरफ से भोजन को ग्रहण किया जा रहा है। तो ये इसका ये फंक्शन होता है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वायुनाल, जो विंड पाइप कहेंगे। इसमें वही 2 चीज़ दिखाया गया है कि स्वर यंत्र कंठ द्वार और श्वास नली, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं, जिसके बारे में वही बताया गया कि यह जो कंठ स्वर यंत्र या कंठ द्वार है, अगर हम बात करें तो हमारी गर्दन में आगे ये नीचे ग्रीवा में दिखाया गया है जो आगे उभरा होता है, ये क्या करता है, इसमें स्वर यंत्र होता है। इसमें भी डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। जो उपास्थि का बना होता है, जो मजबूत पेशियाँ होती हैं उसमें जो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बढ़ती है तो यह श्वास नली, इस श्वास नली की बात करेंगे तो ये पूरी जो श्वास नली है जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और व्यास की बात करेंगे तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली चौड़ी ये नली होती है। और यह पूरा, यानी यहाँ से लेकर के जो ग्रसनी के पार्ट वाला बाद वाला जो हिस्सा जो शुरू होता है, यानी कि कंठ से लेकर के पूरा है वक्ष, जो हमारा वक्ष का हिस्सा है, ये दोनों तरफ आकर के खुल जाती है। और जब इस श्वास नली से ट्रेकिया की बात करते हैं तो यह काफ़ी लचीली होती है। और ये जो छल्ले की तरह से रचना दिखाई गई है इसमें, यह अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह से होते हैं। ये अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह से होते हैं, नहीं बीच में पोर्शन इसका खुला होता है। जब कभी हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, लेकिन जब कभी इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है तो चिपकते नहीं हैं। इसकी वजह से, इनकी वजह से, इस आकार की वजह से चिपकते नहीं हैं आपस में, और आसानी से वो आगे बढ़ती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जब हम इस फेफड़ों की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 2 गुब्बारे की तरह से बायां और दायां एक ऐसी रचना होती है। यह इस डायफ्राम को, जो शुरू में बताया गया कि इस डायफ्राम के ऊपर ये दोनों आधारित होते हैं,
और इनके बीच में हृदय होता है जो उसको घेरे हुए होते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीज़ लिखा गया है श्वास नली, यहाँ पर जाने के बाद एक तरफ इधर यह दाएं फेफड़े में और यह बाएं फेफड़े में जाकर के बंट जा रही है। और बंटने के बाद यह 2 शाखा 4 शाखा ऐसे करते करते बहुत सी जो है अलग अलग शाखाओं में, नहीं श्वसनी है तो वह श्वसनिका में बढ़ जाती है। उसके बाद फिर आगे जब बात करेंगे तो अंत में जाकर के कूपिका जिसको कहते हैं, यहाँ पर जाकर यह समाप्त होती है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पर मैं डिटेल अभी आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। बस यहाँ आपको ये बताना चाहेंगे कि यह जो कूपिका की तरह से रचना है वास्तव में इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसके माध्यम से थोड़ा समझना और आपके लिए आसान होगा कि सबसे पहले जो आपको बताया कि यह श्वास नली है, जैसे ही आगे बढ़ती है तो प्राथमिक श्वसनी ये इसकी है, यानी कि दो भागों में बढ़ जाती है श्वसनी। तो एक इधर बाएं श्वसनी होगी, एक दाईं श्वसनी हो गई। अब ये क्या करती है कि द्वितीयक श्वसनी में बढ़ती है, ये 2 भागों में बढ़ती है तो जिसको हम ब्रोंकोई कहते हैं। उसके बाद पुनः जब ये 2 से जब 3 भागों में बटेगी तो उसको हम तृतीयक श्वसनी या इसको हम ब्रांक्यूल्स कहते हैं। उसके अलावा जब ये आगे और बढ़ती हैं तो यहाँ लिखा गया है कूप नलिकाएँ जिसको एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। इस एल्वियोलर डक्ट्स के माध्यम से जिसका जो अंतिम जो टॉप पोर्शन पे होगा जिसको हम कूपिका कहते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कूपिका, यानी इसकी रचना की बात करेंगे तो ये पूरा एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जहाँ से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पूरी वहाँ पे ली जाती है। यहाँ कूपिका, उसके बाद इस कूपिका के अंदर ही जो यहाँ पे दिखाया गया है वायुकोश। वायुकोश अंगूर के गुच्छे की तरह से ऐसी रचना होती हैं जो गैसीय विनिमय के लिए उस फेफड़े के सतह को फैलाने का काम करते हैं, वहाँ पे फैल जाते हैं। और यहाँ आपको ये जरूर बताएंगे कि यह जो वायुकोश होते हैं, ये वायुकोश के अंतर्गत ये रक्त वाहिनियों का जाल बिछा होता है। और जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो इनकी दीवार जो पतली एपिथेलियम की बनी होती है जहाँ से आसानी से ऑक्सीजन को ली जाती है। हृदय से पल्मोनरी आर्टरी जिसको या फुफ्फुस धमनी कहते हैं, वह क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर वहाँ पर लाती है और लाने के बाद जैसे उसमें वो विस्तृत हो जाती है और पुनः जो दूसरी जिसको हम पल्मोनरी वेन कहेंगे, फुफ्फुस शिरा कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, वह आकर के मिलता है तो आगे बढ़ता है। अर्थात यहाँ पे जो हृदय दिखाया गया है जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, यहीं से ब्लड का शुद्धिकरण होता है। जैसे अगर हम आगे चर्चा करेंगे और इसके बारे में एक पार्ट के बारे में बताया जाएगा कि जब हम ऑक्सीजन खींचते हैं तो हम और ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने का प्रयास करते हैं और वह ऑक्सीजन हमारे शरीर में आगे होता है तो हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति और स्टेमिना बढ़ती जाती है। तो इसका कारण यही है, अर्थात गैसों का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसें, यह इस कूपिका के वायुकोश के माध्यम से होता है। और आगे एक्सप्लेन करने से पहले यदि आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करते हुए इसको लाइक कीजिए और अपना सुझाव अवश्य दीजिए। इसके अगले पार्ट में हम अवश्य चर्चा करेंगे कि वास्तव में फंक्शन कैसे काम करता है। तक धन्यवाद।